एक्सेल के अबाउट रोटेट कर रहा है। मोशन ऑफ व्हील एग्जांपल है, मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ व्हील एग्जांपल क्या है कि वो एक्सेल जो है एक्सेल ट्रांसलेट कर रहा है, एक्सेल जो है वो मूव कर रहा है और इस एक्सेल पे वो क्या है, व्हील रोटेट कर रहा है। यस सर। तो मोशन ऑफ व्हील जो है वो उसका होगा ऐसे। ये क्या कंबाइंड मोशन सिर्फ सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ही हो सकता है? हम जनरली वही पढ़ते हैं, वही पढ़ेंगे, बट ये क्या है, इसका मोशन क्या है, ये भी कंबाइंड है। ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होगा। ये रोटेट कर रहा होगा और वो एक्सिस भी ट्रांसलेट कर रही है। इसका फ्री रोटेशन तब होता जब ये ऐसे रोटेट करता रहता, बट इसको मैंने ऐसे फेंक दिया, तो इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन कंबाइंड मोशन है। ये रोटेशन भी परफॉर्म कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो आगे कंबाइंड मोशन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिजिड बॉडी को किसी तरीके से अगर हम उसको थ्रो कर देते हैं तो हमेशा उसका मोशन होगा रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, वो कंबाइंड मोशन में आएगा कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है उसको हमने फेंक दिया, कैसे भी फेंक दिया, इन द सेंस क्या मूव करा रहे हैं, जैसे ये है मोबाइल फोन है, कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको तुम फेंकते हो तो हमेशा उसके मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे यहाँ पे, घबराओ नहीं, एक मिनट का पेशेंस। जैसे मैंने बताया मोशन ऑफ व्हील ऐसा है। यहाँ पे जो एक्सेल है वो एक्सेल ट्रांसलेट भी कर रहा है, कार जिस स्पीड से जा रही है उससे Yes, उसका sir. एक्सेल ट्रांसलेट कर रहा है, और ये व्हील जो है रोटेट भी कर रहा है, इस टाइप का इसका मोशन है। तो इसको हमारा कुछ भी नहीं है डिफरेंट, बस इसको हमें क्या देखना है, कंबाइंड मोशन इज द सुपर पोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन किसका? ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या रिजिड बॉडी, ट्रांसलेशनल मोशन, प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। दो मोशन को सुपर इम्पोज करके देखना है, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, आसानी से। जब ट्रांसलेशन सोचोगे रोटेशन भूल जाओगे, ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। जब रोटेट, सेंटर ऑफ मास होगा या एक्सिस ऑफ रोटेशन? ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि यहाँ एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, इसीलिए अगर कोई और एक्सिस हो तो ज्यादा एक्यूरेट होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ज्यादा रोटेशन होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ट्रांसलेटिंग वो एक्सिस। बट यहाँ व्हील वाले मोशन को बता रहा हूँ, तो व्हील का मोशन क्या, वो तो सेंटर के अबाउट ही होगा, ठीक है, सेंटर के अबाउट, इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लिखा है, यहाँ पे हम एक्सिस भी लिख सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कंबाइंड मोशन कैन बी, सर रोटेशन के बाद रोटेशन में एक्सिस लिखे, आप ट्रांसलेशन ऑफ सीओएम में एक्सिस लिखती है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट एक्सिस, दो पार्ट, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर क्या है, अगर एक्सिस कहीं और होगा, एक्सिस कहीं और होगा तो उसके लिए यहाँ व्हील वाला एग्जांपल लिया इसलिए सेंटर ऑफ मास है। हाँ ये सर, ठीक है सर। तो ये जो है कंबाइंड, दिस कंबाइंड मोशन कैन बी व्यूड एज सुपर पोजिशन ऑफ टू केसेस। हमने ट्रांसलेशन अभी तक वर्क एनर्जी पावर तक स्टडी कर लिया, वर्क एनर्जी पावर तक क्या था, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, सर्कुलर पाथ पे जाएगा, इस पाथ कम, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, f इज इक्वल टू m इंटू ए है, फोर्स ऐड कर रहा है तो वर्क क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, तो ये सारे हम पार्टिकल के लिए सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसलेशनल मोशन यही है कि उसके मोशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, पाथ को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहीं पैराबोलिक है कहीं कुछ है, तो वो सारा हमने स्टडी कर लिया है ट्रांसलेशनल। रोटेशन अभी पढ़ेंगे और दोनों को फिर एक साथ कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा कंबाइंड मोशन। इसको क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ट्रांसलेशन की खास बात क्या है, ट्रांसलेशन की खास बात यह है कि ईच पॉइंट विल हैव सेम वेलोसिटी,
सेम एक्सेलरेशन। जैसे हम मान लेते हैं कि रोटेशन हो रहा है ओमेगा से, ट्रांसलेशन हो रहा है v से, v स्पीड से जा रही है, तो v स्पीड से जा रहा है तो जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन की खास बात क्या होती है, ईच पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी विल हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v होगी, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v होगी, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v होगी, ये 4 पॉइंट मार्क कर देते हैं, और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी। रोटेशन, अब ट्रांसलेशन भूल जाएंगे, अब सिर्फ रोटेशन देखेंगे। रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है। तो जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो हम रिजिड बॉडी के रोटेशन को देखेंगे। रिजिड बॉडी के रोटेशन से क्या है भाई, कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होती है, बट एंगुलर क्वांटिटी सेम होती है। तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी, ये जो ए पॉइंट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी होगी ओमेगा ए। इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी ओमेगा ए, नहीं ए तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर, जो रेडियस है। मान लिया कि इसका रेडियस, इसकी रेडियस है आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर। अब हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये बता दो कि व्हाट इज द वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, नेट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। तो मैंने क्या किया कि दो पार्ट में मोशन को ब्रेक कर दिया, ट्रांसलेशन और रोटेशन में, और आंसर बताने के लिए दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे, दोनों को वेक्टर वाइज ऐड कर देंगे। वेक्टर वाइज ऐड करने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्क था, ये डिस्क है, इस डिस्क की हर पॉइंट की, इस पॉइंट की ट्रांसलेशन की वजह से स्पीड और रोटेशन की वजह से, इस पॉइंट की ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन की वजह से, इस पॉइंट की ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से ये है, रोटेशन की वजह से ये, यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से ये, रोटेशन की वजह से। तो जो रिजल्टेंट स्पीड हम बताएंगे वो इन दोनों मोशन के वेक्टर्स का सम, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे, इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, मान लेते हैं कुछ ऐसे टाइप का है, और इस पॉइंट की वेलोसिटीज इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे। सर मोशन में लीनियर क्वांटिटी सेम होगा और रोटेशनल मोशन में क्वांटिटी सेम होगा। समझे, कुछ समझ पाए ये बातें कंबाइंड मोशन? यस सर, यस सर। कि कंबाइंड मोशन हमारा तो बेसिक क्या है, मेन चीज हमें क्या स्टडी करना है, ट्रांसलेशनल तो हम पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर का जो मेन कंसर्न वो क्या, रोटेशनल है। रोटेशनल हम स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हम किसी भी मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ट्रांसलेशन और रोटेशन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, वेक्टर वाइज ऐड कर लेंगे। तो ऐसे हम स्टडी करेंगे कंबाइन को, ऐसे जो है वेक्टर वाइज ऐड करके वेलोसिटी बता देंगे, एक्सेलरेशन बता देंगे, ये सारी चीजें जो है कंबाइन में एनालाइज कर लेंगे। तो इफेक्टिवली 3 टाइप के मोशन होते हैं रिजिड बॉडी के। पार्टिकल का क्या है, पार्टिकल का कभी रोटेशन हो सकता है, एक पार्टिकल का क्या ही रोटेशन होगा, कुछ नहीं होता है। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन करता है, तो ट्रांसलेशन Yes, sir. करता है, तो अभी तक तो ट्रांसलेशन वांसलेशन सब लोग पढ़ लिया था। अब रिजिड बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वही रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो ठीक है, उसका जो है ये सब चीज। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन, व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड इट्स टाइप्स ऑफ मोशन, तो ये तो सब ऐसे ही था बस। अब है, हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन, इन रोटेशन, और उसी को बोलते हैं प्योर रोटेशन, प्योर, इम्प्योर नहीं। इम्प्योर क्या हो जाएगा, कंबाइंड। प्योर रोटेशन या सिर्फ रोटेशन, रोटेशन। कोई रिजिड बॉडी है, वो रिजिड बॉडी
रोटेट कर रही है अबाउट एनी एक्सिस, एक्सिस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे कई सारे पार्टिकल ले लिए, ये रिजिड बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मुझे लिखना है इसकी काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। तो इस रिजिड बॉडी में कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं मान लेता हूँ कि n पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मान लो 1 है, इसकी डिस्टेंस r1 है, यहाँ पे 2 है, इसकी डिस्टेंस r2, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक क्या है लिखने का, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, यस सर, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर अप टू हाफ mn इंटू vn स्क्वायर। अब रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल की स्पीड लिखनी पड़ेगी, और रोटेशन में तो हर पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होती है, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r1, ओमेगा इंटू r1। क्या ये r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, सर Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, Yes, एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस नहीं ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा। v1 is equal to omega into r1, r1 is the perpendicular distance, तो ये हो जाएगा हाफ m1, v1 स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा इंटू r1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 ओमेगा r2 का होल स्क्वायर अप टू n टर्म्स होंगे, स्क्वायर कर देना है ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हाफ कॉमन और ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचा m1 Yes, sir. r1 स्क्वायर M1 R1 square. r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, ऐसा है, ये हो जाएगा काइनेटिक। RN square. Yes, sir. तो ये जो टर्म है ये होता है रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Inertia. Yes, sir. ये क्या है, हम इसको लिखेंगे हाफ Moment of inertia. आई किसके अबाउट, जो एक्सिस है, हाफ एक्सिस, आई एक्सिस, आई क्या है, आई आई ओ आई ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, तो आई एक्सिस जो है वो क्या है, ये टोटल टर्म है, इस टोटल टर्म को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आई आर आई का होल स्क्वायर। आई क्या वेरिएबल, आई की वैल्यू जो है Whole square. 1 से n तक वेरी करेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, सारे पार्टिकल का मास और उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस में भी ध्यान रखना हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस Perpendicular distance. फ्रॉम एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो एम आई आर एस के सारे पार्टिकल के जो है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर ऐसे करके ऐड कर देंगे सारे पार्टिकल के लिए, तो जो टर्म मिलेगा वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। तो क्या एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, या यूनिक वैल्यू होगी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे अगर मान लो ये एक्सिस में ऐसे नहीं ऐसे ले लो, तो क्या मास के डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, मास के डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, पहले जो है 10 सेंटीमीटर पे था, अभी क्या हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, समझ रहे हो। Yes, तो sir. मतलब एक्सिस और जगह ले जाएंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास के ऊपर, तो डिपेंड करता ही है ऑन मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, Perpendicular distance. हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलेंगे एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 1 kg लेते हैं, 1 kg 1 मीटर पे है तो कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, 1 kg 2 मीटर पे है तो कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, हाफ मीटर पे है तो कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या मास के ऊपर तो डिपेंड करता ही है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, डिपेंड करता है, समझ गए। कांस्टेंट क्वांटिटी So एक mass distribution R. मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या, डिस्टेंस Oh, R. Yes, sir. ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके डिस्टेंस। भाई अगर मास एक्सिस के क्लोज आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, एक्सिस के क्लोज आने से वो Decrease. डिक्रीज होगा, एक्सिस से डिस्टेंस इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी वो क्या होगा, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया increase. इंक्रीज होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, neither it's a vector nor it's a scalar, ना तो ये वेक्टर है ना तो ये स्केलर है, ये है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं, टेंसर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी वैल्यूज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। मतलब जैसे यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की हम एक्सिस ऐसे लेंगे तो कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक्सिस ऐसे लेंगे तो कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ऐसे लेंगे तो कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल वैल्यू नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए वो हमारे ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज को जो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती हैं उनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। इसमें जो है स्ट्रेस आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज होती हैं। तो ये समझना है, इसको स्केलर नहीं समझना है, आ जाएगा तो तुम जो है स्केलर मार्क कर दोगे। यूनिट और डायमेंशन बता पाओगे इसका, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट ml square. यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी मीटर स्क्वायर। Yes, sir. केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ml square. डायमेंशन क्या होगा इसका, ml स्क्वायर, Yes. स्क्वायर। और हमें अब काइनेटिक एनर्जी कभी भी रिजिड बॉडी की लिखनी होगी तो जैसे वहां पे ट्रांसलेशन में हम लिखते थे क्या, मास, ट्रांसलेशन में आता था हाफ mv स्क्वायर, रोटेशन में क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसको हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। लिखने के तरीके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। मास का जो काम था, जो पर्पस था ट्रांसलेशनल मोशन में, वो पर्पस वो रोल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है रोटेशनल मोशन में। ये कहने का मतलब है, समझे। सर रोटेशनल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? रोटेशनल इक्विवेलेंट मतलब कि जो वहां पे मास का काम था ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। ठीक है, रोटेशनल इक्विवेलेंट मतलब अलग अलग जगह पे, उधर मास को पूछा जाता था, यहाँ मोमेंट सर ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, m इंटू आर स्क्वायर का सम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मासेस है m इंटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस को हम m इंटू आर स्क्वायर, सारे पार्टिकल जो भी रिजिड बॉडी के पॉइंट्स हैं, जितने भी रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स हैं उनको हम m इंटू आर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें एक टर्म मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द समेशन ऑफ mi r स्क्वायर। ये किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। So it is dependent on mass and its distribution. टेंसर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए ये सब यूजफुल है। ये पॉइंट समझ पाए कुछ नहीं? रोटेशन क्या रोटेशन है, कुछ तो हमारे बिजी एस्पायर्स जा चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट क्लास तो नहीं है तुम्हारी। हाँ, जैसे एक फोटो फ्रेम है, एक फोटो फ्रेम है ऐसा सस्पेंडेड है कोई,
फोटो फ्रेम या मान लो किसी शॉप पे कोई उसका बैनर या उसकी जो होर्डिंग है, जो भी ऐसे वॉल से 2 स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, दो ये स्ट्रिंग है, वॉल से सस्पेंडेड है, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में ये है। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है ऐसे, दिस फ्रेम इज पुश्ड टुवर्ड्स राइट, then motion of the frame is translational, rotational or combined. फिर सुन रहे हो, आवाज आ यस रही है? सर। सर तो नहीं होगा। Yes, sir. यस सर। फोटो फ्रेम वर्टिकल प्लेन में है, Okay, ऐसे सस्पेंडेड है, इसको जो है पुश किया गया ऐसे स्लाइटली, तो इसका मोशन कैसा होगा? ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल होगा या कंबाइंड होगा? जल्दी आंसर दो। सर रोटेशनल ट्रांसलेशन नहीं होगा। रोटेशनल ट्रांसलेशन नहीं होगा, शाबाश। और कोई कॉन्सेप्ट तो जिसका combined. कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा वो तुरंत आंसर दे पाएगा। बिल्कुल कंबाइंड। कंबाइंड, सर कॉम्बाइंड होगा। कंबाइंड, कॉम्बाइंड होगा सर। कंबाइंड, कंबाइंड के फेवर में ज्यादा लोग हैं, और रोटेशनल। संदीप महेश्वरी वो रोटेशनल के फेवर में, और भाई और जिज्ञासु हमारे सौम्यदीप, अमलान, Sir, combined. कंबाइंड। सोचा चलो यही ठीक है। रोटेशनल। अनुराग, आशुतोष, क्या बता? रोटेशनल। रोटेशनल, सर रोटेशनल। सर अनुराग कॉम्बाइंड बोल रहा था। ठीक। अच्छा ठीक है, ऐसे लग रहा है कि मतलब तुम्हारा आंसर कोई नहीं दे सकता है ना, कंबाइंड बोल रहा था ये। तो जो सही आंसर है वो तुम लोग कॉन्सेप्चुअली सोच पा रहे हो कि सही आंसर जो है वो रोटेशनल मोशन नहीं है, नहीं है। सही आंसर है इसका ट्रांसलेशन। मतलब सही को छोड़ के बाकी सब बोलते। तो अब यहां से अगर तुम सोचोगे थोड़ा, जो जो तुम्हें पॉइंट्स पता है ना, तुम क्वेश्चन आने पे सोचते हो क्या करें। अरे तुम किस दिन रात के लिए पॉइंट जानते हो, ट्रांसलेशन कैसे पता करते हैं, रोटेशन कैसे, लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो तुम्हें अगर देखना है कि किसी पार्टिकल का मोशन कैसा है, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके सोचो कि वो पॉइंट्स किस पाथ पे जा रहा है। इसके अगर थोड़ा स्लाइटली हम डिस्प्लेस करते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट सोचते हैं। ये स्ट्रिंग यहाँ से अटैच्ड है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये किस टाइप के पाथ पे जाएगा? ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा, सर्कुलर। ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, यही तो सर्किल की प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, इसको डिस्प्लेस किया, ये स्लाइटली इधर डिस्प्लेस हो गया, ये स्लाइटली इधर डिस्प्लेस हो गया। इसके साथ साथ क्या होगा, रिजिड बॉडी के कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, तो ये इधर गया तो ये भी इधर गया, ये इधर गया तो ये भी इधर गया। तो ये क्या होगी, न्यू पोजीशन। सर अगर वो राइट के तरफ मूव किया तो वो जो राइट वाला स्ट्रिंग तो मतलब टॉट नहीं रहेगा, वो तो था मतलब। इसलिए बोला ना स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इस तरह का लॉजिक ना आए, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। तो हर पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये अगर थीटा जाएगा तो बड़ा होता है सर स्ट्रिंग जो है इस, तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, ये कर्वीलिनियर मोशन होगा। यस सर। हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो मोशन ऑफ अ फ्रेम इज अ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन है।
हर पॉइंट कोई भी लाइन जो न्यू पोजीशन है ओल्ड पोजीशन के पैरेलल है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जितना थीटा आर थीटा डिस्प्लेस होगा उतना ही ये भी पॉइंट डिस्प्लेस होगा। ट्रांसलेशनल की खास बात यही होती है कि ईच पॉइंट विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ये यहाँ से ऐसे ही रहेगा, ये फ्रेम ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। तो कहीं पे भी अगर हमें पहचानने के लिए आता है तो हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके उसको सोच सकते हैं। उसमें से ये केस बता दिया जिसमें तुम कंफ्यूज हो गए, बाकी सारे तो हो जाने चाहिए ऐसे, समझे?